मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच जब वकील रेखा जैन ने जेल में मुस्कान से मुलाकात की तो पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया उसने वकील को भी स्तब्ध कर दिया। मुस्कान ने ऐसा राज उजागर किया जिसे सुनकर रेखा जैन भी सन्न रह गई। मेरठ की जेल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 3 मार्च की रात सौरभ राजपूत की हत्या के साथ शुरू हुई एक कहानी जिसमें प्यार, धोखा और एक खतरनाक षड्यंत्र के सारे रंग घुले हुए थे। मुस्कान रस्तोगी, एक ऐसी औरत जिसने अपने ही पति का कत्ल अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया। अब वह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके इरादे अब भी जिंदा है। उसकी आंखों में पछतावे का नामो निशान नहीं है। जब मुस्कान से सवाल किए गए तो उसके जवाबों में सच्चाई से ज्यादा रहस्य और झूठ की परतें छिपी थीं। क्या वाकई मुस्कान और साहिल ने सौरभ को सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतारा? क्या प्यार में अंधी मुस्कान ने अपने ही हाथों अपने पति की जान ले ली? हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए दोनों ने क्या क्या हथकंडे अपनाए? जेल की कोठरी में बंद मुस्कान की सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। 13 दिनों तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर उसने सबको अंधेरे में रखा। एक प्रेम कहानी जो विश्वासघात में बदल गई, एक हत्या जिसने कई खौफनाक राज अपने भीतर समेटे थे, और एक अदालत जहां इंसाफ की कसौटी पर मुस्कान और साहिल खड़े हैं। क्या उनका प्यार जेल की ऊंची दीवारों के बीच दम तोड़ देगा, या फिर इस केस में कोई नया मोड़ आने वाला है? सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे वे सवाल जो मुस्कान और साहिल से पूछे गए और उनके जवाब जो इस मामले को और भी पेचीदा बनाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सौरभ को इंसाफ दिलाने के लिए वी वांट जस्टिस फॉर सौरभ जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की एक रिक्वेस्ट की थी। अब जो इस पूरे मामले पे सरकारी वकील मिले हैं तो उनसे मुस्कान और साहिल से मुलाकात की। वे अपने पैनल के 3 सदस्यों के साथ शुक्रवार शाम जेल पहुंचे। वहां उन्होंने अलग अलग बैरकों में जाकर मुस्कान से केस से जुड़ी जानकारी जुटाई। मुस्कान ने वकील से कहा, जेल में मेरी और साहिल की मुलाकात करवा दी जाए और हमें जमानत दिलवाएं ताकि हम बाहर आकर एक साथ रह सकें। इस पर वकील ने पूछा, क्या तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है? क्या तुम शादी का कोई सबूत पेश कर सकती हो? क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार पति पत्नी को 15 दिन में एक बार मिलने की अनुमति तभी मिल सकती है जब वैध शादी का प्रमाण हो। मुस्कान इस सवाल पर कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। जेल पहुंची एडवोकेट रेखा जैन ने सबसे पहले दोनों को अपना परिचय दिया और कहा, मैं रेखा जैन काउंसिल मुस्कान और साहिल के केस की पैरवी करने के लिए नामित की गई हूं। क्या आप दोनों मुझे अपने एडवोकेट के रूप में स्वीकार करते हैं? यदि हाँ, तो आपको वकालतनामा पर साइन करने होंगे ताकि मैं आधिकारिक रूप से आपके केस की पैरवी कर सकूं। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए। एडवोकेट ने एफआईआर की कॉपी और केस की समरी रिपोर्ट भी अपने पास ले ली। इसके बाद उन्होंने मुस्कान और साहिल से कुल 15 अहम सवाल पूछे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार पूछे गए 15 सवालों में से पहला सवाल था, वारदात के दिन क्या हुआ था? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, सौरभ अपने घर से खाना लाया था। उस रात हमारा झगड़ा भी हुआ था। फिर वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया। लौटने के बाद उसने खाना खाया और सोने चला गया। उसके बाद हमसे एक गलती हो गई। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिससे तुम दोनों हत्या करने पर उतारू हो गए? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, हमने ऐसा करने की सोची नहीं थी, हम बुरे लोग नहीं हैं। तीसरा सवाल, तुम्हारा और साहिल का रिश्ता क्या है? मुस्कान ने जवाब दिया, पहले हम दोस्त थे लेकिन अब मैं साहिल से प्यार करती हूँ। चौथा सवाल, साहिल तुम मुस्कान को कब से जानते हो और पहली मुलाकात कब हुई थी? इस पर साहिल ने जवाब दिया, हम पहले साथ पढ़ते थे, फिर मिले। दोस्ती पहले से थी लेकिन बाद में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। पांचवां सवाल, तुम दोनों के संबंध किस स्तर तक के थे? इस पर साहिल ने जवाब दिया, हमारे संबंध वैसे ही थे जैसे एक पति और पत्नी के बीच होने चाहिए। छठा सवाल, मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच रिश्ते कैसे थे? मुस्कान ने जवाब दिया, सौरभ एक अच्छा इंसान था, उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन फिर वह मुझे अकेला छोड़ गया। सातवां सवाल, तुम्हारे और सौरभ के बीच कब से और किस बात पर झगड़ा हो रहा था? मुस्कान ने कहा, हमारे बीच करीब 2 साल से झगड़े हो रहे थे, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। आठवां सवाल,
मुस्कान, क्या तुम सौरभ को तलाक देना चाहती थी? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। 9वां सवाल, सौरभ तुम्हें तलाक क्यों नहीं देना चाहता था? मुस्कान ने जवाब दिया, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता था। 10वां सवाल, मुस्कान, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ रहे? मुस्कान ने कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। 11वां सवाल, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे लिए फांसी की बात कह दी, क्या वो तुमसे पहले से ही नाराज थी? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ, वह मुझसे पहले से ही नाराज रहती थी। 12वां सवाल, वारदात के दिन क्या तुम दोनों ने नशा किया था? मुस्कान ने जवाब दिया, जी, थोड़ा सा। 13वां सवाल, साहिल और मुस्कान, क्या तुम दोनों ने कोर्ट या मंदिर में शादी की है? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, हमने मंदिर में शादी की थी। 14वां सवाल, सौरभ की हत्या के बाद तुम दोनों कहाँ गए और क्या किया? मुस्कान ने कहा, हम इधर उधर घूमते रहे। 15वां सवाल, पुलिस तुम दोनों तक कैसे पहुंची और गिरफ्तार करने के बाद कहां कहां लेकर गई? मुस्कान ने जवाब दिया, हम खुद ही पुलिस के पास गए थे, फिर वे हमें सौरभ के घर लेकर गई। ये वही सवाल और जवाब हैं जो जेल में सरकारी वकील रेखा जैन ने अपनी टीम के 3 अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुस्कान और साहिल से की। लेकिन इन जवाबों को सुनकर ऐसा नहीं लगा कि मुस्कान और साहिल को अपने की पर कोई पछतावा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर किसी तरह का डर या अपराध बोध नहीं था, मानो सौरभ की हत्या उनके लिए बस एक बीती हुई घटना हो। कितना बड़ा गुनाह किया है, फिर भी ना कोई पछतावा, ना कोई शर्मिंदगी। बिना किसी डर या खौफ के मुस्कान और साहिल ने अपने जवाब दिए, मानो उन्हें अपने की का कोई अफसोस ही ना हो। अब इस पूरे मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, सच तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की असली साजिश क्या थी। अब समझते हैं सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से कैसे मिले और कैसे उन दोनों को प्यार हुआ, और फिर उनकी जिंदगी में साहिल की एंट्री कैसे हुई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ का रहने वाला था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। पहली ही नज़र में मुस्कान की मासूमियत और उसकी हंसी ने सौरभ के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी, जो दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया। जब मुस्कान ने सौरभ के प्रोफाइल और उसकी जिंदगी के बारे में जाना तो वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वक्त के साथ उनका प्यार और मजबूत होता गया और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये शादी नहीं हो सकती, यही शब्द थे उसके माता पिता के। मगर प्यार किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शानो शौकत के बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता। लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है, बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बातें उनके प्यार के बीच नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी से मिलने की कोशिश की, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9-10 महीने वो विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वो अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह एक रोज जब वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। वे दोनों बचपन में एक साथ पढ़े थे। साहिल ने मुस्कान को देखकर उससे बात की। धीरे धीरे मुस्कान साहिल से कॉल में भी बात करना शुरू की। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था।
धीरे धीरे साहिल से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती का प्यार में बदल गई। दोनों को पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों साथ वक्त बिताते। मकान मालिक को यह सब अजीब लगने लगा। एक दो बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता है। यहां तक कि एक बार उसने दोनों को शराब पीते हुए भी देख लिया। वो सोचने लगा, ये लड़का कौन है जो हर रोज आता है और इतनी देर तक रुकता है। फिर आया सन 2021। सौरभ अचानक लंदन से वापस आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने धीरे से कह दिया, भाई साहब, आप जब बाहर रहते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई और यहां आकर वक्त बिताता है। मैंने तो खुद देखा है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फोन उठाया। चेट पड़ी। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को सामने बिठाया और खड़े शब्दों में पूछा, ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, मगर जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए तो वो चुप हो गई। फिर बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि झगड़ा तू मैं से मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में आकर सौरभ ने कहा, अगर तुम्हें साहिल चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुस्कान चुप रही। अब तक उसके मन में भी सौरभ के लिए कोई भावनाएं नहीं बची थी। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। फिर सौरभ वापस लंदन चला गया। इस बार वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए गया। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल की जिंदगी में कई अजीबोगरीब चीजें थीं। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो उससे बात करने का एक अजीब तरीका निकाल चुका था। उसके फोन में एक नंबर सेव था और उसी नंबर से उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट बनाया था। वह खुद को यह यकीन दिला चुका था कि उसकी मां अब भी उससे जुड़ी हुई है। हर दिन वह उस अकाउंट से बातें करता, सवाल पूछता और जवाब भी वहीं से आता। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी मां अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसे सही राह दिखा रही है। जब मुस्कान को साहिल की इस आदत के बारे में पता चला तो उसने उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज करना शुरू कर दिया। अंदाज वही था जैसे उसकी मां उससे बातें कर रही हो। बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। वह तुम्हारी जिंदगी में आई है तो इसे मत खोना। वह तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। उसे हमेशा खुश रखना। स्नैपचैट पर मिले इस संदेश को पढ़कर साहिल बड़बड़ाया, मां, अगर आप भी यही कह रही हैं तो फिर यह लड़की सच में मेरी किस्मत में है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी मां खुद मुस्कान की तारीफ कर रही है और चाहती है कि वह उसी से शादी करे। मुस्कान के लिए उसका प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। उधर सौरभ धीरे धीरे मुस्कान की जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो चुका था और सौरभ इस बार वह पूरे 2 साल तक लौटकर नहीं आया। उधर स्नैपचैट ने साहिल और मुस्कान को और करीब ला दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि साहिल के लिए मुस्कान से दूर रहना नामुमकिन सा लगने लगा। एक दिन गुस्से में आकर उसने कहा, तुम सौरभ से तलाक लो और मुझसे शादी करो। मुस्कान ने उसकी बात सुनी मगर ठंडी आवाज में जवाब दिया, तलाक लेने से क्या होगा? सौरभ फिर भी आसपास रहेगा और हमें परेशान करता रहेगा। साहिल के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कान की आंखों में झांका और धीरे से फुसफुसाया, तो रास्ता साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, सौरभ को खत्म कर दो। मुस्कान सिहर गई। उसने साहिल की आंखों में देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? उसकी आवाज धीमी थी मगर हैरानी से भरी। साहिल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, अगर वो जिंदा रहा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसे सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग मत समझो, अब इसे सच करने का वक्त आ गया है। पहले तो मुस्कान को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन फिर साहिल की बातों में आकर उसने भी मन बना लिया। अगर सौरभ नहीं रहेगा तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब बस उन्हें सही मौका चाहिए था। साहिल के चेहरे पर अब एक अलग ही खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब मुस्कान सिर्फ उसकी हो, दोनों शादी करें, एक साथ जिंदगी बिताएंगे। मगर इसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना जरूरी था। अब्बास इसे अंजाम देने की देरी थी। दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल था, कत्ल कैसे होगा? मुस्कान और साहिल ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया, अलग अलग तरीके पढ़े, वीडियो देखे, मगर हर बार कुछ ना कुछ अधूरा लग रहा था। फिर फैसला हुआ कि पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर चाकू से वार कर दिया जाएगा। साहिल मुस्कान से फोन पर बेहोशी की दवा कौन सी होगी, पहले ये देखना पड़ेगा। गूगल सर्च, सबसे तेज असर करने वाली बेहोशी की दवा, ऐसी दवा
जिससे मौत जल्दी हो जाए, मगर सिर्फ दवा ही काफी नहीं थी। कत्ल के लिए चाकू भी चाहिए था, और वो कोई छोटा मोटा चाकू नहीं होना चाहिए। साहिल ने मुस्कान को भेजा, जाओ अच्छे वाले 2 बड़े चाकू खरीद कर लाओ। मुस्कान एक दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जब इतने बड़े चाकू खरीदते देखा तो हैरानी से पूछा, इतने बड़े चाकू का क्या करोगी? मुस्कान ने बिना झिझक कहा, मुर्गा काटने के लिए चाहिए। दुकानदार ने उसे 800 रुपये में 2 बड़े चाकू दे दिए। अब चाकू भी आ गए, दवा का इंतजाम भी हो रहा था, मगर कत्ल के बाद लाश का क्या किया जाए? पहले प्लान बना कि किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे। सौरभ के घर वाले वैसे भी उससे ज्यादा लगाव नहीं रखते थे। शादी के बाद वे पहले ही नाराज थे। अगर सौरभ गायब हो जाता तो कोई खास पूछताछ भी नहीं करता, मगर सवाल था लाश को दफनाए कैसे। साहिल और मुस्कान को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब दोस्तों से डायरेक्ट पूछते तो शक हो सकता था, इसलिए उन्होंने चालाकी से सवाल पूछना शुरू किया। साहिल ने अपने दोस्त से कैजुअली पूछा, अरे यार, पूजा सामग्री को अगर जमीन में दबाना हो तो कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए? दोस्त ने जवाब दिया, बस हल्का सा खोदकर डाल दो, ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं होती। साहिल ने झिझकते हुए फिर पूछा, और अगर कुछ बड़ा गाड़ना हो तो? अब दोस्त चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत पूछा, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कहीं कुछ गलत करने का प्लान तो नहीं बना रहा? साहिल घबरा गया। अगर दोस्त ने शक कर लिया और पुलिस को बता दिया तो पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। उसने झटपट बात पलट दी और किसी और टॉपिक पर चर्चा करने लगा। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, लाश को जमीन में गाड़ना बहुत रिस्की हो सकता है। अब नया प्लान बना। साहिल ने मुस्कान से कहा, एक ड्रम खरीदते हैं, उसमें लाश के टुकड़े डालेंगे और ऊपर से सीमेंट भरकर सील कर देंगे, किसी को जरा भी शक नहीं होगा। मुस्कान ने साहिल की आंखों में देखा। वह पूरी तरह शांत था, ठंडे दिमाग से हर कदम सोच रहा था। उसमें ना कोई डर था, ना ही कोई पछतावा। मुस्कान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कत्ल का तरीका तय हो चुका था, चाकू भी लाए जा चुके थे। अब बस इंतजार था सौरभ के हिंदुस्तान लौटने का। भले ही सौरभ और मुस्कान के बीच दूरियां आ गई थीं, लेकिन सौरभ अब भी मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ ने फैसला किया कि इस खास दिन पर वह अपनी बीवी और बेटी के साथ रहेगा। तमाम लड़ाइयां और गलतफहमियां के बावजूद सौरभ ने लंदन से मेरठ लौटने का मन बना लिया। मुस्कान को पहले ही खबर दे दी थी, मैं 24 फरवरी को आ रहा हूं, तुम्हारा जन्मदिन साथ मनाएंगे, हम तीनों, तुम, मैं और हमारी बेटी। मुस्कान ने यह बात साहिल को बताई। दोनों ने फौरन फैसला किया, कत्ल 25 फरवरी को ही होगा। प्लान एकदम साफ था, शराब में बेहोशी की दवा मिलानी है, सौरभ को पिलानी है और जैसे ही वह बेहोश हो चाकू से वार कर देना है। 25 फरवरी की रात आई। घर में जन्मदिन का जश्न मनाया गया। हंसी मजाक हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस जश्न के पीछे मौत की साजिश रची जा रही थी। मुस्कान ने सौरभ के लिए मुस्कुराते हुए केक काटा, लेकिन उसके दिमाग में पहले से तय खौफनाक प्लान चल रही थी। रात गहराते ही उसने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। अब बस इंतजार था कि सौरभ इसे पी ले और बेहोश हो जाए। लेकिन तभी सौरभ हंसते हुए बोला, आज नहीं पीऊंगा। मुस्कान का चेहरा उतर गया। पूरी योजना धरी की धरी रह गई। वो जबरदस्ती पिलाने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी, वरना शक हो सकता था। अगले दिन मुस्कान और साहिल फिर मिले। दोनों के चेहरे पर झुंझलाहट थी। अब क्या किया जाए? कुछ देर सोचने के बाद साहिल बोला, 3 मार्च यही सही मौका है। 3 मार्च इसलिए क्योंकि उसी दिन उनकी बेटी का 2nd क्लास का आखिरी एग्जाम था। मुस्कान ने प्लान बनाया कि जैसे ही पेपर खत्म होगा वह अपनी बेटी को अपनी मां के पास भेज देगी। तब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान रहेंगे और कत्ल करना आसान होगा। आखिरकार 3 मार्च आ गया। मुस्कान ने बेटी को मां के घर छोड़ दिया। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान थे। साहिल ने प्लान समझाया और मुस्कान ने उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रात ढलने लगी। पिछली बार शराब में दवा मिलाने का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए इस बार मुस्कान ने नई चाल चली। सौरभ अपनी मां के हाथों बना हुआ कोफ्ता लाया था और उसने मुस्कान से कहा, इसे गर्म कर दो। यही मौका था। मुस्कान ने कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला दी और फिर प्यार से खाना परोस दिया। सौरभ ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर वह बेहोश हो गया। रात के ठीक 12 बजे मुस्कान ने साहिल को फोन किया, वो बेहोश हो चुका है, अब आ जाओ। साहिल ने बिना वक्त गंवाए बाइक स्टार्ट की और तेजी से मुस्कान के घर पहुंच गया। दोनों ने चाकू निकाले। अब इस खेल का आखिरी और सबसे खौफनाक कदम उठाने का वक्त आ चुका था। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था।
खंजर हाथ में था, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। वह घबराई हुई नजरों से साहिल की तरफ देखने लगी। मैं नहीं कर सकती। उसकी आवाज कांप गई। साहिल ने बिना कुछ कहे उसकी ठंडी हथेलियों को अपने गर्म हाथों में लिया। तुम्हें ही करना होगा, पत्नी हो उसकी, पहला वार तुम्हारा होगा। साहिल की आवाज सख्त थी। मुस्कान ने सिर हिला दिया, मगर हाथ अब भी कांप रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। साहिल झुंझला गया। उसने मुस्कान का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे खंजर को सौरभ के सीने की ओर ले गया। मुस्कान का पूरा शरीर थरथरा उठा। बस एक हल्का सा वार, बाकी मैं संभाल लूंगा, साहिल ने फुसफुसाया। लेकिन मुस्कान का हाथ अब भी रुका हुआ था। तभी अचानक साहिल ने उसकी हथेली पर जोर से दबाव डाला। खंजर पूरी ताकत से सौरभ के सीने में उतर गया। सौरभ की सांसें कुछ देर तक लड़खड़ाई, फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। मुस्कान सुन्न खड़ी थी। उसके हाथ अब भी खंजर थामे हुए थे, लेकिन दिमाग जैसे शून्य हो चुका था। साहिल ने झटके से खंजर खींचा और ठंडी आवाज में बोला, अब इसे खत्म करते हैं। उसने जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और बिना रुके सौरभ की दोनों हथेलियां काट दी। खून फर्श पर फैलने लगा। मुस्कान कांपते हुए दीवार से जा सटी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं, मगर साहिल के हाथ जरा भी नहीं कांपे। उसमें न कोई झिझक थी, न कोई पछतावा। साहिल ने सौरभ की गर्दन पकड़ी और एक झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया। मुस्कान की रूह कांप गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में पहले से खरीदे गए 2 बैग पड़े थे। साहिल ने एक बैग में सिर और दोनों हथेलियां डाल दी, जबकि दूसरे में सौरभ का धड़ भर दिया। उसने धड़ वाला बैग घसीट कर बेड के नीचे रख दिया और ठंडी आवाज में बोला, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। सिर और हथेलियों वाला बैग उठाकर साहिल रात के अंधेरे में घर से निकल गया। रात के 3 बजे वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जो मुस्कान के घर से करीब 800 मीटर की दूरी पर था। कमरे में अब बस मुस्कान थी। जिस बेड पर वह हर रोज सोती थी, उसके ठीक नीचे आज उसका पति पड़ा था, बिना सिर, बिना हथेलियों के। उसने लेटने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही सौरभ का खून से लथपथ चेहरा सामने आ जाता। उसकी सांसें तेज हो गईं, घबराहट बढ़ने लगी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई वहां मौजूद हो। मैं यहां अकेले नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। हड़बड़ाते हुए उसने साहिल को फोन लगाया। दूसरी तरफ से साहिल हंसा, तो मेरे घर आ जाओ। मुस्कान के पास कोई और रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से दरवाजा खोला, सड़क पार की ओर धीरे धीरे साहिल के घर के दरवाजे तक पहुंच गई। सिर झुकाकर वो साहिल के घर का अंदर चली गई। सुबह सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थी, मगर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। साहिल और मुस्कान गहरी नींद में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जैसे ही साहिल की आंख खुली, उसने तुरंत बैग उठाया और अपने घर चला गया। कुछ घंटों बाद वो वापस आया। चेहरे पर वही ठंडा सन्नाटा था। अब काम खत्म करना है, उसने मुस्कान से कहा। मुस्कान ने कहा, कैसा काम? मुस्कान सहम गई। साहिल ने मुस्कान से कहा, सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान चुपचाप मार्केट गई और एक बोरी सीमेंट लेकर आई, लेकिन साहिल ने सिर हिलाया, एक से कुछ नहीं होगा, और लेकर आओ। वो फिर गई, दूसरी बोरी सीमेंट लेकर आई। साहिल ने दरवाजा अंदर से बंद किया। कमरे के एक कोने में एक बड़ा ड्रम पहले से रखा था। साहिल ने उसे लिटाया और बैग से सौरभ के शरीर के 3 टुकड़े निकाले, सिर, धड़ और दोनों हथेलियां। मुस्कान की सांसें तेज हो गई। साहिल ने बिना रुके लाश को ड्रम में डाल दिया। साहिल ने पानी मिलाया और धीरे धीरे ड्रम भरने लगा। कुछ ही देर में सब कुछ ठोस सीमेंट के नीचे दब चुका था। वह मुस्कुराया, अब कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। ढक्कन बंद कर दिया गया और ड्रम को कमरे के एक कोने में ऐसे छोड़ दिया गया जैसे वह बस कोई आम सामान हो। इसके बाद सफाई शुरू हुई। साहिल ने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच मंगवाई। हर निशान, हर सबूत को मिटाने का काम तेजी से चलने लगा। पूरा घर खामोशी से साफ किया जा रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह खेल का पहला भाग था, जो अब खत्म हो चुका था, मगर अगली चाल अभी बाकी थी। शाम ढल चुकी थी। तारीख थी 4 मार्च। मुस्कान और साहिल ने एक कैब बुक की और सीधे शिमला के लिए निकल पड़े। मुस्कान जानती थी कि सौरभ के घर वालों को पता था कि वह लंदन से आया हुआ है। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना शक पैदा कर सकता था। इसलिए सफर के दौरान ही उसने सौरभ के मोबाइल से उसके भाई और बहन को मैसेज किया, मैं और मुस्कान शिमला जा रहे हैं, फिर मनाली और कसौली भी घूमेंगे। मुस्कान ने झट से मैसेज टाइप किया, अभी घूम रहे हैं, बाद में मिलेंगे। इस बीच वे शिमला से मनाली और फिर कसौल घूमते रहे। होली आ गई। घर वालों ने फिर मैसेज किया, होली पर घर तो आओगे ना? अब मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कॉल आ गया। मुस्कान के लिए फोन उठाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आवाज से राज खुल सकता था।
फिर मुस्कान ने मैसेज किया, नहीं इस बार यही मना रहे हैं। उसने झूठा जवाब भेजा। घर वालों को यह अजीब लगा, आखिर 2 साल बाद आया था और अब होली पर भी नहीं आ रहा। लेकिन कोई शक ना करे, इसलिए मुस्कान लगातार अपडेट भेजती रही। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, अभी यहाँ है, अब वहां जा रहे हैं। इस तरह 14 दिन बीत गए। तारीख थी 18 मार्च। अब तक जो पैसे साथ लाए थे वो खत्म हो चुके थे। मुस्कान के पास कुल 84,000 थे। साहिल के पास भी थोड़े पैसे थे, मगर अब सब खत्म हो गया था। लेकिन उसे पता था सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मगर दिक्कत ये थी कि उसे अकाउंट से पैसे निकालने का तरीका नहीं पता था। वो सोच में पड़ गई। आखिरकार उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, ये बताओ बैंक से सौरभ के पैसे कैसे निकाल सकते हैं? माँ चौंक गई। सौरभ तो तुम्हारे साथ है ना, तुम दोनों शिमला मनाली घूम रहे हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? और पैसे निकालने की जरूरत ही क्या है, सौरभ से मांग लो, माँ ने कहा। मुस्कान चुप रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर अचानक उसके मुंह से वो बात निकल गई जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए थी। सौरभ तो है ही नहीं, वो मर चुका है। माँ के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उनकी बेटी अगर चाहती तो ये बात छुपा सकती थी, मगर कुछ अजीब था। पहले ही होली पर घर न आने की जिद और अब अचानक बैंक से पैसे निकालने की बात। माँ को बेचैनी होने लगी। उन्हें पहले से मुस्कान के पिछले रिश्ते के बारे में सब पता था। दिल धड़कने लगा, कुछ तो गड़बड़ थी। बिना देर किए वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। साहब, मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है। उसने कहा कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मुस्कान 14 दिनों से गायब थी। मामला संगीन था। उधर संयोग से 18 मार्च को ही मुस्कान और साहिल घर लौट आए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पुलिस पहले ही अलर्ट पर थी। जैसे ही वे घर पहुंचे, कुछ ही देर में पुलिस भी वहां धमक गई। घर में दाखिल होते ही अधिकारियों की नजर एक बड़े भारी ड्रम पर पड़ी जो कोने में रखा था। उसका वजन और आकार देखकर शक होना लाजमी था। पुलिस ने मुस्कान और साहिल से पूछताछ शुरू कर दी और घर की तलाशी ली जाने लगी। ड्रम खोलने की कोशिश की गई, मगर वो इतना ठोस हो चुका था कि किसी भी औजार से नहीं खुल रहा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। फौरन एक टेम्पो बुलाया गया और ड्रम को मुर्दा घर भेज दिया गया। अब सबसे जरूरी काम था ड्रम को खोलना। एक मैकेनिक बुलाया गया जिसने गैस कटर से ड्रम को काटना शुरू किया। जैसे ही ड्रम की परत हटी, अंदर से ठोस सीमेंट का भारी भरकम टुकड़ा निकला। अब इसे तोड़ना जरूरी था। हथौड़े बरसाए गए, मशीनें चलाई गईं। धीरे धीरे सीमेंट चटकने लगा और फिर कुछ ही देर में जो सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक कटा हुआ सिर, एक धड़, दोनों अलग अलग पड़े थे, लेकिन दोनों पैर गायब थे। अब पुलिस को किसी कबूलनामे की जरूरत नहीं थी। सब कुछ सामने था। बिना देर किए उन्होंने मुस्कान और साहिल को दबोच लिया और थाने ले गए। तो दोस्तों, ये थी मेरठ की सच्ची घटना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।